हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, 1956 और 1977 के बारे में पढ़ा हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980, 1990 और 1991 के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। This next most significant policy which comes is in 1980. It addressed the need for promoting competition in the domestic market, modernization, selective liberalization and technological updation. तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर अगेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वापस आ चुकी थी, तो उन्हें पता चल गया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी महज कहना ये काफ़ी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने चांस भी दिया हुआ था, लिबरलाइज किया हुआ था। सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की भी काम की गई थी। डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए भी कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे। इट लिबरलाइज्ड लाइसेंसिंग एंड प्रोवाइडेड फॉर द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी। जो 1956 में फुल हाई लेवल जो हमें लाइसेंसिंग का परमिट या फिर लाइसेंसिंग का राज जिसे देखने को मिला हुआ था, तो यहाँ पर उसे थोड़ा बहुत कम किया गया था। ड्यू टू दिस पॉलिसी द MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके के इंडस्ट्रीज में मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रेड में ये एक्ट पास किया गया था। एंड फेरा एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 वर इंट्रोड्यूस, जिसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे पहली बार कहीं ना कहीं, देखिए FDA तो मैं टर्म यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो है इन्वेस्टमेंट्स थोड़े बहुत इंडिया में लाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। The objective was to liberalize the industrial sector to increase industrial productivity and competitiveness of the industrial sector। इसीलिए तो मोनोपोलीज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट और फेरा जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए गए थे। द पॉलिसी laid the foundation for an increasingly competitive export based and for encouraging foreign investment in high technology areas। अभी जैसे कि मैंने कहा कि सेलेक्टिव रीजन्स में इस लाइसेंसिंग को कम किया गया ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर आ जाए। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, हम तो इंपोर्ट ऑलरेडी बंद किए हुए थे, एक्सपोर्ट थोड़े बहुत चल रहे थे, तो एक्सपोर्ट्स को और पुश करने के लिए, इंडियन प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचे, तो इसके लिए बहुत अच्छे खासे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो लाए गए थे। The next important industrial policy statement comes in 1990. The जनता दल गवर्नमेंट, अगेन 1990 में जनता दल की गवर्नमेंट थी, VP सिंह जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो गवर्नमेंट अनाउंस इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन May 31, 1990, गिविंग गवर्नमेंट द पोजीशन ऑफ कमांडिंग हेड्स इन द इकोनॉमी। अगेन वो ट्रेंड को जो है स्ट्रेंथन किया गया था कि फिर से गवर्नमेंट ही डोमिनेट करेगा, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, इकोनॉमी में अगेन भारत सरकार जो है वो मार्केट डिसाइडर बनेगा। मेकिंग द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन बेसिक इंडस्ट्रीज एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। तो अगेन हेवी मेकिंग इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज में फिर से पैर रखने की कोशिश की गई हुई थी। प्रिवेंटिंग प्राइवेट मोनोपोलीज एंड कर्बिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ विद इन फ्यू हैंड्स। जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए जगह दी गई थी, उसे और भी कम किया गया था। और ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जो कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को बटे रहना चाहिए, तो इसी के तहत ये पॉलिसी रिलीज की गई थी। ब्रिंगिंग बैकवर्ड एरिया इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन पर ही डिपेंडेंट था। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स। इंश्योरिंग जस्टिस टू ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज कंज्यूमर्स, वर्कर, फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा। सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स, उन सभी को सही जस्टिस मिले, सभी कम्युनिटीज मिलकर आगे बढ़े, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये ध्यान रखा गया था। प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टू सर्व एज इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक यूटिलिटी के जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हो, रोड्स हो, बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह, इन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक सर्विस इज इटसेल्फ इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके के सोच जो है वो सबसे पहली बार इस पॉलिसी में हमें देखने को मिली हुई थी। And the final one and one of the most significant industrial policy was new industrial policy of 1991, जिसे economic reforms 1991 भी कहते हैं। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर बनाया हुआ है रिफॉर्म्स 1991 पर, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप वो चैप्टर पहले देख लें, ठीक है। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 had the major objective of providing facilities to market forces and to increase efficiency। तो जाहिर सी बात थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो पूरी तरीके से कम हो चुके थे। इंडिया वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, एक इकोनॉमिक मार्केट फेल्यूर बनने जा रहा था इंडिया। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही एक ब्रेन चाइल्ड था कि हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करें हमारे इंडियन इकोनॉमी को। तो अब तक जो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था इंडिया, उसने अपने दरवाजे खोल दिए हुए थे। फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ रहा था, जा रहा था।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी टोटली आ रहे थे, यानी कि अब इंडिया फुल फ्लेज्ड हिस्सा था इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट का या फिर ग्लोबल मार्केट का। तो L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। जो अननेसेसरी लाइसेंसिंग, परमिट, कोटा वगैरह की जरूरत थी वो सब हटा दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन, इंक्रीजिंग द रोल एंड स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जहां कहीं पर भी प्राइवेट लोगों की जरूरत थी, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, स्ट्रेटेजिक चेंज में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, प्राइवेट लोगों को लाने की कोशिश की गई। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ज्यादा से ज्यादा जितना भी एमएनसीज इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के एमएनसीज जितना भी फॉरेन में जाकर कमा सकते हैं, उन सभी को फ्री मूवमेंट दिया गया था। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स थे वो भी किए गए थे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब साइन किए जा रहे थे, यानी कि ओनरशिप ही बदला दी जा रही थी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की और उसमें प्राइवेट लोगों को भी पार्टिसिपेशन मिल रहा था। डी रिजर्वेशन, इंडस्ट्रीज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर वर रेड्यूस। 18 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जहां पर सिर्फ भारत सरकार की मोनोपोली ही होती थी, लेकिन उसे हटा दिया गया था। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज में नहीं, अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने ही डिपार्टमेंटल सुप्रीमसी में काम करते हैं। वहां पर चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड्स वगैरह होते हैं जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्ट्री को, लेकिन मिनिस्ट्री उन्हें डायरेक्टली नहीं चलाती। सिक PSUs टू बी रेफर टू बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, अगर उनका कुछ हो सकता है तो उन्हें फिर से रीडेवलप किया जाएगा, अगर नहीं तो पूरी तरीके से उन्हें वाइंड अप भी करने की कोशिश की गई थी। द स्कोप ऑफ MOUs was strengthened, that is मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन PSU एंड द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेपिज्म होता है, करप्शन वगैरह होता है, तो इसे रोकें और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक तरीके को, जीनियस तरीके को लाया गया था। तो दिस इज द रीजन व्हाई द इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इज हेल्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन द कंट्री। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।